मिलेट वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष और 20 क्षेत्र भी। अगर आज आपसे कहा जाए कि भैया थोड़ा सामा हुआ करा, थोड़ा मकरा हुआ करा, और जो मोटे अनाज होते हैं उनको गहरा हुआ, गहरी हुआ, ये सब चीज हुआ। अब इसका बिना खाए गुजारा नहीं है। ये बीमारियां हो रही हैं इन अनाजों को खा करके, क्योंकि रासायनिक खादों का भरपूर प्रयोग होता है। बगैर उसके भी खेती हो भी नहीं सकती धान गेहूं की। तो आज की जो जरूरत है वो ये है कि मिलेट के क्षेत्र में, मोटे अनाजों के क्षेत्र पर भी हम हों। अभी मैं आ रहा था, बीडी साहब ने रास्ते में कहा कि डॉक्टर रमेश सिंह, ये क्षेत्र तो मुझे यहाँ हर वर्ष सफेद दिखाई दे रहा है। मैंने कहा साहब, बहुत ही प्रगतिशील क्षेत्र है, यहाँ बहुत लोग मेहनती हैं और सबके पास 4-4 बीघे, 6-7 बीघे, 8-8 बीघे, 10-10 बीघे, 20-20 बीघे जमीनें हैं। सबके पास अपने भैंस हैं, गाय हैं, ज्यादातर लोग निर्भर हैं, आत्मनिर्भर हैं। कहने का खेल हो सकता है, अपने गाँव से कहा जाता है, लेकिन जो बच्चे कुछ काम कर जाता है उधर राम साहब खाना बचाता है और उधर आपकी एवेंट बचाती। यहाँ तो हम बटर सीजन पर पूरी समझ लीजिए तो सप्लाई जाती है। और जहाँ पर आप दालका में आए हैं सिलेंडर परोल की खेती करते हैं। अभी साहब शहर में कहानियां परोल बहुत होता है मंडी में। देखिए यहाँ से होता है कि प्रत्येक दिन कम से कम 5-7 कुंटल क्षेत्र से परोल जाता होगा मार्केट। 25 कुंटल, बताइए 25 कुंटल सामने कहा में जो भाव पैदा हो रहा है देसी है, देसी परोल है। तो ये सब चीजों से ये लगता है यहाँ पर हर व्यक्ति के चेहरे पर रौनक दिखाई दे रही है। और एक चीज ये है कि एक कार्यक्रम वो होता है जो जबरदस्ती होता है। एक वो होता है कि आप अवगत कराया जाए और आप इच्छा से उस कार्यक्रम में प्रतिभाग करें। यहाँ पर 40-45 मिनिमम एज और आगे 55-60-70 साल तक के लोग बैठे हैं जो इंटरेस्ट लेते हैं कार्यक्रम में। तो नौजवान होता है ना, उसका मन पुरान चीजें होता है, बहुत भाव बैठा है, दिमाग काम कर रहा है। लेकिन आप बैठते हैं तो कंसंट्रेशन बना रहता है, सेंट्रल पॉइंट पर आपके न करते हैं, कुछ जानने का प्रयास करते हैं। इस कार्यक्रम को इतना हल्के में लेकर इसलिए नहीं है कि बाल के बीड़ी साहब आ जाते, उनका निर्देश होता, दुल्हा हो जाते, मुझे आना होता, फूलचंद जी आ जाते और तो एक लोग आपके जिनके पास हमें वो आ जाते। लेकिन कृषि वैज्ञानिकों के आने पर महात्मा कार्यक्रम की बढ़ जाती, क्योंकि ये स्पेशल है, डॉक्टर है और फिर आपका साक्षात्कार करवाया जा रहा है। छोटी मोटी समस्याएं हैं कृषि के क्षेत्र में तो कुछ सुधारे। इतने देर तक भूमिका बांधने के पीछे की मंशा यही थी कि ऑल सब्जेक्ट ओपीसी साहब या राउंडर है, आगे आनंद साहब या राउंडर है, ओएनसी भी या राउंडर है, डीडी साहब तो कृषि निदेशक है पूरे जनपद के, वो ऑलरेडी ऑलराउंडर है। लेकिन टॉपिक वो जो समसामयिक हो गए उन पर चर्चा होनी चाहिए। तो मैं श्री आर के आनंद साहब से सादर अनुरोध करता हूँ कि कृपया माइक में या कहीं बैठ और एक बार जोरदार तालियों से डॉक्टर आनंद साहब का वेलकम करें और ये बात को सुनें। धन्यवाद साहब। आज आपके इस गांव में जो किसान गोष्ठी आयोजित की जा रही है और आदरणीय स्टेन सिंह जी के सौजन्य से आयोजित की जा रही है, आज की इस गोष्ठी अतिथि में पधारे जनपद के कृषि विभाग के मुखिया आदरणीय डीडी साहब, हमारे केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी, डॉक्टर ओपी सिंह जी, बीएचओ साहब संजय सिंह जी, मंच पर बैठे हुए सभी गणमान्य अतिथिगण, समूह उपस्थित आदरणीय के सिंधु जी, हरि सिंह जी, वीर सिंह जी, मांडे जी और बहुत सारे किसान, सुरेश बहादुर सिंह जी जिनको मैं जानता हूँ, बहुत से किसान हैं तो काफी दूर दूर से आए। बड़ी प्रसन्नता हुई देख के कि जनपद के दूसरे कोने से इस कोने में काफी लोग आए हैं। कहाँ मुसाफिर खाना कहाँ आए, कहाँ जगदीशपुर और इधर बहुत सारे किसान भाई जो अक्सर गोष्ठियों में मुलाकात होती रहती है और यहाँ पे आए, मुझे देख के बड़ी प्रसन्नता हुई। इसके लिए मैं सबसे पहले स्टेन सिंह जी को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा प्रयास किया, इतनी अच्छी गोष्ठी आयोजित की, इसके लिए वो बधाई के बाद हैं।
अब जैसे मुझे विषय दिया गया कि मोटे अनाजों की खेती के बारे में, उससे पहले मैं थोड़ा सा चर्चा जरूर कर दूं कि यदि हम खेती किसानी में हमें अपनी आय को बढ़ाना है, यदि हम चाहते हैं खेती को फायदे का सौदा लें, हम अपनी खेती से कुछ अच्छा कर पाए, बच्चों के अच्छी पढ़ाई कर सके, अच्छा इलाज कर सके, अच्छी अपनी जीवन शैली कर सके, तो हमें खेती में कुछ परंपरागत चीजों से थोड़ा हटना पड़ेगा, विविधीकरण की तरफ आना पड़ेगा। जब तक हम धान गेहूं की खेती करते रहेंगे, जिसमें यदि हम अपने अपने परिवार की मजदूरी जोड़ दें तो शायद फायदा नहीं होगा। यदि हमको अपनी खेती से फायदा लेना है तो हमें धान गेहूं तो करना ही है, उसके साथ साथ हम थोड़ी कुछ अलग चीजों की तरह जब तक नहीं हटेंगे तब तक खेती में फायदा नहीं ले सकते। आप जो अच्छे किसान हैं, आज जिले के चाहे इस जिले के या दूसरे जनपदों के जो किसान हैं, तो खेती में प्रगति कर रहे हैं, उनसे खेती से ही सब कुछ पा रहे हैं, वो खेती में कुछ ना कुछ उन्होंने परिवर्तन किया है, तभी उनको फायदा मिला है। चाहे खेती में उद्यान की तरफ बढ़े, चाहे सब्जी की तरफ बढ़े या कृषि आधारित रोजगार, तभी हमें खेती में फायदा होगा। आपके जिले में भी, आपके इस क्षेत्र में जसवीर सिंह जी एक उदाहरण है, जिन्होंने केले की खेती में शुरू किया, पहले थोड़े स्तर से शुरू किया, आज काफी बड़े स्तर पर केले की खेती कर रहे हैं। आज केले की खेती में सफलतम किसानों में से जनपद में उनकी गिनती की जाती है। इसी तरह बहुत से और किसान, चाहे आप सिंहपुर ब्लॉक में चले जाइए, तिलोई में चले जाइए, हर ब्लॉक में 2-4 किसान ऐसे हैं जो धान गेहूं से हट के उन्होंने अपना चाहे केले की खेती शुरू किया, चाहे सब्जी की खेती शुरू किया, या बहुत सारे किसानों ने बकरी पालन, मुर्गी पालन या पशुपालन में डेयरी फार्मिंग की तरफ गए, तो उनको आज काफी अच्छा फायदा हो रहा है। खेती से वो सब कुछ हासिल कर रहे हैं जो एक पहले नहीं कर सकते। तो मेरा आप लोगों से गुजारिश है कि खेती में आपको कुछ अच्छा करना है तो थोड़ा सा विविधीकरण की तरफ आइए, और यदि प्रारंभ कर रहे हैं तो सबसे पहले छोटे स्तर से करिए, बहुत बड़े स्तर से मत करें। पहले शुरुआत 1-2 बीघे से करिए, 1-8 साल में जब आपको पूरा अनुभव हो जाए तब आप आगे बढ़ें। ये तो हुई हमें खेती से कैसे लाभ लेना। इसके लिए बहुत सारे जैसे खेती की जो नई विधाएं हैं, जैसे मशरूम उत्पादन है, मधुमक्खी पालन है, मुर्गी पालन, बकरी पालन, इन सब चीजों का हमारे कृषि विज्ञान केंद्र पे समय समय पर प्रशिक्षण होता है। अभी हमारे यहाँ मशरूम उत्पादन पे प्रशिक्षण हुआ था 5 दिन से, और बड़ी प्रसन्नता की बात यह रही कि आपके संग्राम यानी कि लगभग 79 किलोमीटर यहाँ है, वो 70-75 किलोमीटर दूर से जाकर 5 दिन वो किसान यहाँ से संग्रामपुर से, एक आध नेगुआ से थे, एक आध किसान अमेठी से थे, मतलब पूरे 13 लाख में से कम से कम 9 लाख के किसान 25 किसानों में से थे। तो यहाँ से किसान जाकर के हम लोगों ने प्रशिक्षण लिया, क्योंकि उनको प्रशिक्षण की जरूरत है और प्रशिक्षण को चाह रहे तो बड़े प्रसन्नता उन्होंने सुना और फॉर्मेलिटी में नहीं गए। तो यदि इस तरह के लोग होंगे, इस तरह के जागरूक लोग होंगे, तो निश्चित है वो फायदा उठाएंगे। तो इस तरह पे हम लोग समय समय पर हमारे कृषि विज्ञान के इन विषयों पे, पशुपालन पे, मुर्गी पालन, बकरी पालन, मत्स्य पालन, अभी सूकर पालन का एक प्रशिक्षण हुआ था। इसके अलावा मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन, बीज उत्पादन, इस तरह के प्रशिक्षण समय समय पर आयोजित होते रहते हैं। तो आप में भी से कोई किसान भाई इच्छुक हो, अपना नाम हमारा अभी लास्ट में अपना नंबर बता दूंगा, उस नंबर पे अपना नाम लिख करके भेज देंगे कि हमको इस चीज का प्रशिक्षण चाहिए। जब वो प्रशिक्षण शेड्यूल होगा तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। या इसके अलावा बहुत सारे किसान भाई वहां नहीं पहुंच सकते हैं, यदि चाहते हैं कि इसी आपके ही स्थान पे हो जाए, तो यदि 10-15 किसान 20 किसान इकट्ठा हो जाएंगे तो प्रयास करेंगे नहीं आकर के आपके गाँव में ही आकर के प्रशिक्षण दे दिया जाए। लेकिन वो डेली किसान हो, कम से कम 15 किसान हो, पूरी विधवा को प्रशिक्षण दे, प्रयास करेंगे आकर के प्रशिक्षण दिया जा सके। इसके अलावा बहुत सारे कार्य कृषि विज्ञान केंद्र हम लोग करते हैं। समय समय पर तकनीकी जानकारी विभिन्न माध्यम से, चाहे गोष्ठी के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, अन्य प्रचार माध्यमों के माध्यम से समय समय पर हम लोग जो जानकारी, समसामयिक जानकारी होती है वो हम लोग देते रहते हैं। इसके अलावा कुछ प्रदर्शन हम लोग उन्नतशील प्रजातियों का, उन्नतशील तकनीकियों का प्रदर्शन भी हम लोग आयोजित करते हैं किसानों के यहाँ। तो ये हमारे कृषि विज्ञान के प्रमुख कार्य है। अब मैं अपने मुख्य विषय पे आता हूँ। मोटे अनाज, जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने श्री अन्न नाम दिया है।
आप में से काफी बड़े बुजुर्ग बैठे हुए, बहुत सारे नई जनरेशन के तो नहीं जानते होंगे, लेकिन जो बड़े बुजुर्ग बैठे हैं वो जानते भी होंगे और वो लोगों ने खाया भी, उसका सेवन भी किया होगा। हरित क्रांति से पहले हमारे देश में मैक्सिमम आबादी, ज्यादातर आबादी इन्हीं मोटे अनाजों पे ही निर्भर रहती, चाहे सावा हो, बोल हो, काकुल हो, मलुआ हो, जो भी जिसको मलुआ मक्का बोलते हैं, इन सब जो भी मोटे अनाज थे इन्हीं पे निर्भर रहते थे। धान और गेहूं, धान का चावल या गेहूं की रोटी तभी खाते थे जब कोई घर में मेहमान आता था या कोई विशेष प्रयोजन होता, पहले ही नहीं था। लेकिन धीरे धीरे कुछ परिस्थितियां ऐसी बदली, देश की परिस्थितियां, किसानों की परिस्थितियां ऐसी बदली कि हमें मजबूरी में इन सब धान और गेहूं पे आना पड़ा, क्योंकि हरित क्रांति से पहले एक सबसे बड़ी समस्या थी कि सबका जो है भरपेट भोजन देना, और वो उस समय संभव नहीं हो पा रहा था कि हम मोटे अनाजों से दे पाए, क्योंकि मोटे अनाजों में उस तरह की प्रजातियां भी नहीं थी कि ज्यादा अधिक, आज भी बहुत ज्यादा उन्नत प्रजातियां या ज्यादा उपज वाली प्रजातियां आज भी नहीं है। तो उस समय परिस्थिति थी कि हम ज्यादा से ज्यादा अन्न उपजाएं, इसलिए हमें जो उस समय के वैज्ञानिकों ने धान और गेहूं की तरफ या फर्टिलाइजर की तरफ या अच्छी प्रजातियों की तरफ जो है ध्यान आकर्षित किया, किसानों को प्रेरित किया, और उसका परिणाम यह हुआ कि धीरे धीरे हम लोगों ने जो हमारे जरूरत की चीज थी उसको पूरी तरह भूल गए, बल्कि हमको नहीं भूलना चाहिए था। पूरी तरह जो सामान बोलो कांकड़ महुआ ये था, हम धान गेहूं के चक्कर में पूरी तरह उसको हम भूल गए। और आज की परिस्थिति है कि नई जनरेशन उसको पहचान भी नहीं सकती। नई जनरेशन क्या कहें कि जो छात्र भी है, खासकर बीएससी एमएससी के छात्र भी, जो लोग नहीं देखे वो भी केवल किताबों में पढ़ते पहचान नहीं सकते। तो आज वो स्थिति है कि खाना छोड़ दीजिए, पहचान नहीं सकते। लेकिन पिछले 3-4 सालों में चाहे प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, सरकार के प्रयास से और किसान भाइयों की मेहनत से आपके जनपद में बहुत सारे किसान भाई हैं जिन लोगों ने पिछले 4 सालों से मैं देख रहा हूँ, लोगों ने प्रारंभ किया, लोगों ने शुरू किया। हरी सिंह जी बैठे हैं, उदय सिंह जी बैठे हैं, सब किसान और भी कई लोग बैठे हुए हैं। लोगों ने शुरुआत किया, के सिंह जी हैं, मोटे अनाजों की खेती शुरू की, और आज जनपद में काफी किसान इसकी खेती छोटे बड़े स्तर पे जरूर करते हैं। और ये नोन नहीं है, अज्ञात नहीं है, जैसे पहले अनोन थे, लोग जानते रहे, धीरे धीरे लोग जानने लगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से आज देश में इन सब फसलें थी उनको लोग जानना शुरू किए, और बहुत सारे फसलों की खेती आपके जनपद में भी हो रही है, अन्य जनपदों में भी हो रही थी। पहले एक बहुत बड़ी समस्या थी कि इसका बीज ही नहीं उपलब्ध होगा, लोग बाहर से मंगाते थे, दक्षिण भारत से मंगाते थे। लेकिन आज बीज की बात करें तो हम अपने जिले में ही जो किसान पैदा कर रहे हैं उनके पास इतना पर्याप्त मात्रा में बीज है कि जिले के किसान उनसे ही जो है बीज की जो समस्या है दूर हो सकती है। इसके अलावा प्रदेश सरकार की तरफ से समय समय पर मिनी किट का भी वितरण किया जाता है, उसके माध्यम से भी लोग लाभान्वित हो रहे हैं, उससे खेती कर रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा इसकी खेती पे चर्चा करता हूँ कि कौन कौन सी फसलें हैं, कौन कौन सी फसलों का खेती कर सकते हैं। देखिए, मोटे अनाजों में मुख्य 8 फसलें मानी जाती हैं, ज्वार, बाजरा और रागी। ये प्रमुख मोटे अनाज, रागी जिसको मकरा या मलुआ भी बोलते हैं, ये प्रमुख 3 जो वर्गीकरण के हिसाब से देखा जाए तो 3 जो फसलें हैं ये प्रमुख मोटे अनाज है। इसके बाद दूसरा वर्गीकरण है गौड़ मोटे अनाज यानी कि माइनर मिलेट्स। इसमें सबसे ज्यादा है सावा है, उड़ो है, काकुन है जिसको कांगनी भी बोलते हैं, चेना या चीना या जिसको जेठी सावा बोलते हैं, और 5वां कुटकी है। ये जो 4-5 एक गौड़ मोटे अनाज, इसके अलावा और भी कुछ है जो खासकर मध्य प्रदेश के कुछ आदिवासी इलाके में पाए जाते हैं, जैसे फोर्नियो मिलेट है, टेफ मिलेट है, सीकिया मिलेट है। ये अपने क्षेत्र में नहीं पाया जाता है, या थोड़े बहुत क्षेत्रों में राज्य जनपदों में उसकी खेती होती है, और थोड़े भी तो उसकी बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा। तो ये गौड़ मोटे अनाज है। इसके अलावा पोषकता पोषण मान की दृष्टि से देखा जाए तो दो स्यूडो मिलेट्स हैं, छद्म मोटे अनाज जिसको कुट्टू और रामदाना बोलते हैं। हालांकि मोटे अनाज में तो नहीं है, अनाज में नहीं है, लेकिन पोषक गुण इसमें है कि वो मोटे अनाज की श्रेणी में रखा गया है। तो ये हमारा प्रमुख मोटे अनाज 7-8 मोटे अनाज हो गए। इनमें से अधिकतर केवल आप जेठी सावा को छोड़ दीजिए, चेना या चीनी जो है या जेठी सावा को छोड़ दीजिए, तो बाकी मोटे अनाज या श्रीअन्न हम खरीफ में ही उसकी खेती करते हैं, चाहे सावा हो गया, कोदो हो गया, काकुन हो गया, कुटकी हो गया, आपका रागी या मकरा हो गया, ये सारे ज्वार बाजरा, ये सारे मोटे अनाज हम केवल इसी में इसकी खेती करते हैं खरीफ में। खरीफ में कब?
जब हमारा मानसून आ जाता है, पहली बारिश लगभग हो जाती है, पहली बारिश के बाद इनकी शीघ्र जितनी जल्दी हो सके बुआई कर दें, वही सही लगता है। यदि हम लेट करेंगे तो हमको बुआई का समय नहीं मिलेगा और उसका समय निकल जाएगा। इसलिए जुलाई का प्रथम सप्ताह में 25 आजकल आ रहा है, 25 जैसे मानसून की पहली बारिश खत्म हो उसके तुरंत बाद जैसे मौका मिले हम इसकी बुआई कर दें इन सब फसलों। और चेना या जेठी सावा है उसकी 20 फरवरी से लेकर के फरवरी या मार्च के प्रथम सप्ताह की सरसों, यदि आपकी लगी सरसों काटने के बाद, जितनी जल्दी सरसों काट के अगर खेत खाली है तो या सरसों काटने के बाद आप इसकी खेती करते हैं, इसको बुआई करते हैं, तभी अच्छा रहेगा। जितना लेट बुआई करेंगे उतना खराब रहेगा, जितनी जल्दी बुआई करेंगे उतना अच्छा रहेगा। क्योंकि गर्मी बढ़ेगी तो इससे दाने भरने में और तमाम चीजों में समस्या आएगी। क्योंकि हम लोगों ने देखा भी कई समय लगा करके देखा, जिन किसानों ने पहले इसको लगाया था उनकी जेठी सावा काफी अच्छा रहा। तो आपका ये लगाने का समय दो। इसके अलावा प्रमुख चीज आती है बीज, इतना बीज की जरूरत तो कैसे हमें लगानी। तो जितने भी मोटे अनाज हैं ध्यान रखें कि सभी प्रकार के मोटे अनाजों के लिए ऐसी मिट्टी की आवश्यकता होती है जिसमें पानी न लगता हो। क्षेत्र देख रहा हूँ कि यहाँ की मिट्टी बलुई दोमट टाइप की मिट्टी है और थोड़ी सी कुछ क्षेत्र ऐसा जो थोड़ा ऊंचा टाइप का क्षेत्र है, मुसाफिर खाना का सूत्र बना देगा। आप यहाँ भी जो ऊंचा क्षेत्र है उसमें आप यहाँ की मिट्टी काफी पर्याप्त है, उसमें आप जो जितने भी प्रकार के मोटे अनाज हैं उसकी खेती कर सकते हैं। जहाँ पे धान की खेती इतनी अच्छी नहीं हो सकती, हम मोटे अनाज की खेती करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब समय की बात हो गई, मिट्टी की बात हो गई, इसके बाद कितना बीज हमको लेना है। देखिए हर फसल की अलग अलग बीज दर की आवश्यकता होती है। यदि हम सावा की बात करें तो सावा में लगभग 7-8 किलो प्रति हेक्टेयर की हिसाब से पर्याप्त होता है। यदि और ताजा बीज है, फ्रेश बीज है, आप समझते हैं बीज की गुणवत्ता अच्छी है तो आप कम बीज में बीज की बुआई कर सकते हैं। रागी में 3-4 किलो बीज बहुत पर्याप्त है। रागी का मटर जिसको बोलते हैं 3 से 4 किलो पर्याप्त है। आपका कुटकी 3 से 4 किलो प्रति हेक्टेयर की बात कर रहा हूँ, पर्याप्त है। यदि आप रागी एक फसल है जिसको यदि आप चाहें तो आप रोपाई के बाद, जैसे धान की रोपाई करते हैं, रोपाई की विधि से भी आप लगा सकते हैं, बशर्ते कि रोपाई के बाद 4 दिन तक पानी न भरा रहे। यदि पानी भरा रहेगा तो वो पौधा धान की तरह पानी भरा रहेगा तो वो पौधा खराब हो जाएगा। शुरुआती अवस्था में रोपाई के बाद पानी आप निकाल देंगे तो जो है इसकी रागी की रोपाई के माध्यम से भी की जा सकती है और अच्छी उपज भी इसकी है। जितना कम बीज डालेंगे उतना, जितना दूरी रहेगी उतना ही अच्छा आपकी फसल होगी। बहुत ज्यादा कीड़े बीमारी नहीं लगते हैं इसमें। कुछ बीमारियां मैंने देखी हैं कि इसमें लगता है, जैसे आजकल रागी में हमने जो देखा है लीफ लाइट की समस्या, जैसे धान में लीफ लाइट झुलसा रोग है, झुलसा रोग धान में लगता है, उसी तरह मैंने रागी में भी देखा है कि रागी में भी झुलसा रोग की समस्या है। उसमें आप कोई भी फफूंदनाशी आप डाल देंगे तो उससे नियंत्रित हो सकता है। बाकी और बहुत ज्यादा बीमारियां बहुत ज्यादा मोटे अनाजों में नहीं है। तो जो भी मोटे अनाज है लगभग 90 खास कर ये आपका जेठी सावा थोड़ा कम दिन का, बाकी 90 से लेकर के 100 दिन के आसपास सभी पकें तैयार हो जाती हैं। और लगभग औसतन किसी का तो ज्यादा है, औसतन आप सामान्य यदि हम बात करें तो सामान्य 12 कुंटल 10 कुंटल 12 कुंटल तक पैदा हो सकता है। बाकी पोटेंशियल ये 20 कुंटल तक भी है, लेकिन 10 से 12 कुंटल प्रति हेक्टेयर की उपज आराम से आप प्राप्त कर सकते हैं। और रही बात कुछ समस्याएं, 3 तरह की प्रमुख समस्याएं मोटे अनाज में आती हैं। तो सबसे पहली समस्या आज वर्तमान में देखी गई जो हमारे किसान भाई कर रहे हैं वो है, एक बहुत बड़ी समस्या आती है चिड़िया की। जब आप मोटे अनाज लगाएंगे तो ऐसी तमाम तरह की चिड़िया, छोटी छोटी चिड़िया जो कभी देखने को नहीं मिलती है, तोता हो गया, गौरैया हो गया, उससे भी छोटी चिड़िया कभी देखने नहीं मिलती, काफी समय से आपको नहीं देखेंगे। लेकिन जब आप लगा देंगे तो चिड़िया पता नहीं कहाँ से सुनते हुए आ जाएंगे, आपके मोटे अनाज को नुकसान पहुंचाना शुरू करेंगे। चिड़िया की समस्या। दूसरी समस्या आपकी खरपतवार की कुछ हद तक आती है। तो अभी उस तरह की खरपतवार नाशी इस पे बहुत ज्यादा शोध नहीं हुआ, इस पे शोध चल रहे हैं। खरपतवार नाशी जैसे जैसे धान में हम प्रयोग कर रहे हैं इसी प्रकार इसमें भी शोध हो रहा है कि आने वाले समय में बहुत सारे खरपतवार नाशी ऐसे आएंगे जिसका प्रयोग हम इसमें भी मोटे अनाजों में भी कर सकते हैं। तो ये समस्या देखी गई है। चिड़िया की समस्या तो इतनी है कि बिल्कुल आप समझ लीजिए थोड़ी बहुत खेती की है तो पूरी खत्म कर सकते हैं।
इसलिए यदि ये समस्या तभी, देखिए उसका प्रोटेक्शन तो नहीं कर सकते, ये समस्या तभी दूर होगी जब ज्यादा से ज्यादा किसान करेंगे। गांव में मान लिया 10 लोगों ने खेती किया है, तो चिड़िया आक्रमण करेगी तो 10 लोगों के आक्रमण करेगी, तो थोड़ा थोड़ा खाएंगे। एक ही लोगों ने एक हिस्से में किया है तो पूरा हो सकता है खा जाए, पूरा खत्म कर दे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग खेती इसकी करेंगे तो ज्यादा समस्या इसकी चिड़िया की नहीं रहेगी। बाकी कुछ चीजें, कुछ समस्या जैसे एक आती है इसके प्रोसेसिंग की, कूटने पीसने की और बहुत सारे इसके उत्पाद बनाने की, क्योंकि आज वो समय नहीं रह गया कि महिलाएं गांव घर की महिलाएं कूट ले या चक्की से पीस ले, वो समस्या समय नहीं रह गया। तो एक ये समस्या जरूर किसान भाइयों की, कहाँ कूटेंगे कहाँ पीसेंगे। लेकिन आज के जिले के ही किसान ऐसे हैं जो अपने ही मशीनों में संशोधन कुछ ऐसा बना करके उसमें कूट पीस रहे हैं। उतनी फाइन क्वालिटी का तो नहीं निकल रहा है, लेकिन बेहतर तरीके से आपका अनुभव किसान है बताएंगे। बेहतर क्वालिटी, उतनी बेहतर क्वालिटी तो नहीं कह सकते एकदम चमकता हुआ, लेकिन काफी हद तक प्रोसेसिंग हो जा रही है। उसमें आपका चाहे कोदो का चावल है, सामा का चावल है, निकल जा रहा है। बाकी रागी में कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। रागी का आटा को साफ करके अच्छी तरीके से उसका छिलका, तो भूरा रंग का जो छिलका होता है वो निकल जाए, अंदर का छिलका नहीं, हल्का सा ऊपर जो उसको आप रगड़ेंगे हाथ से तो हल्का छिलका वो निकल जाए, तो उसका जो है पिसाई करके रागी का हो सकता है, तो उसको निकाला जा सकता है, ऐसी दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अभी हमारे केंद्र पे भी हमने एक परियोजना भेजी है, हो सकता है आने वाले समय में स्वीकृत हो जाए। इसमें जितने भी मोटे अनाज हैं उनके प्रोसेसिंग के लिए मशीनों का प्रोविजन है। वो मशीनें हमारे यहाँ पे पीसने की, मैगी बनाना, पास्ता बनाना और उसका चूल्हा बनाना, ये सारी मशीनें हमारे केंद्र में आने वाले समय में है। तो वो मशीनें हमारे केंद्र पे लगेंगी और जो किसान इसे अपना प्रोसेसिंग कराना चाहते हैं, अपना अनाज ले जाकर के वहाँ कुछ प्रोसेस करके मिनिमम चार्ज होगा उसका, और वो वहाँ से प्रोसेस करके ला सकते हैं। इसके अलावा जैसे जैसे इसकी खेती बढ़ेगी तो निश्चित है कि हमें आप में से भी लोग, बहुत सारे किसान भाई भी इसकी मशीनें अपने आप ही लगाना प्रारंभ करेंगे। क्योंकि बहुत बड़ी, ऐसा नहीं कि बहुत महंगी मशीन है, 10 लाख 20 लाख 50 लाख की मशीनें नहीं है। 2 लाख 3 लाख में, 1 लाख से लेकर के 5 लाख तक की मशीनें इसकी आती हैं और जिनसे हम इसकी प्रोसेसिंग बहुत आराम से कर सकते हैं। तो ये प्रमुख जो मोटे अनाजों के बारे में जो वार्ता बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। आप लोग चाहें तो मेरा नंबर नोट कर लें। खेती किसानी की कोई भी समस्या हो, चाहे कोई कीड़ा लगा हो, बीमारी लगी हो या और किसी तरह की नई जानकारी चाहिए हो, आप इस नंबर पे फोन कर लें या अपनी समस्या का फोटो खींच करके आप भेज दें। हमारे यहाँ एक फसल सुरक्षा के बहुत अच्छे वैज्ञानिक पहले नहीं थे, अभी आए, उनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। तो वो आप समस्या का समाधान तत्काल आपको समस्या मिल जाएगा। आप नंबर नोट कर लें। हमारा नंबर है 9838 95 26 21, 9838 95 26 21। कोई समस्या हो आप फोटो से भेज दें या लिख के भेज दें, या आप कभी भी चाहें आप फोन करके भी समस्या बता सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा अवश्य किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।